दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दुश्मन नंबर 2। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है, जासूसी और एक्शन होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। दुश्मन नंबर 2। कैप्टन असलम ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक धड़ाम। ए कौन हो तुम? मैं खुदाई फौजदार हूँ और तुम्हारे बॉस कर्ण से तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्यों क्यों मिलना चाहते हो तुम कर्ण साहब से? उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ। बोलो कहाँ है करण? ए मिस्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और अगर तुमने 2 मिनट में मुझे करण का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दिमाग में एक गोली उतार दूंगा। इसका मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कहकर असलम ने उस पर छलांग लगा दी थी। ओह! तुरंत वह संभल कर उठा, फिर दाढ़ी वाले की ओर बढ़ा। अगर तुम मुझे छू कर भी दिखा दो तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट इनाम में दूंगा पप्पू। इस बार दाढ़ी वाले का स्वर बदला हुआ था, जिसे सुनकर असलम बुरी तरह चौंका। करण साहब, क्या यह आप हैं? यस डियर, लेकिन तुमने अभी भी बहुत बड़ी मूर्खता की थी। पिस्तौल ताने हुए दुश्मन पर सामने से छलांग नहीं लगाते। सॉरी, लेकिन आपने यह बेस क्यों बदला है? क्या सिर्फ मुझे डराने के लिए? नहीं, दरअसल मैं एक अहम मिशन पर अर्जुना स्टेट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यह बेस बदला है। 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। लेकिन क्यों अचानक अर्जुना जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? जनरल यादव के आदेश से जा रहा हूँ। आज दोपहर उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर कर्ण उसे जनरल यादव से हुई बातचीत के विषय में बताने लगा। कर्नल, हमारे एक एजेंट हरीश बत्रा इन दिनों मॉरिशस में है। वहां वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से भेजा गया है, लेकिन हमारे कुछ शत्रु हरीश को समाप्त कर देना चाहते हैं। मुझे खबर मिली है कि हरीश की हत्या करने के लिए अर्जुना का खतरनाक कातिल बुल की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। बुल कल सुबह अर्जुना से मॉरिशस के लिए रवाना हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात ही अर्जुना पहुंचकर बुल को समाप्त कर दो। बुल को खत्म करके मुझे खुशी होगी सर। वह पहले भी हमारे 3 एजेंट्स की हत्या कर चुका है। हाँ, वह बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। केवल तुम उसे ठिकाने लगा सकते हो। अर्जुना में हमारे एक एजेंट बुल पर नजर रखे हुए है। तुम्हारे वहां पहुंचते ही वह तुमसे मिलेगा। कर्ण ने अपनी बात समाप्त की तो असलम कह उठा, इस खतरनाक मिशन पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं डियर, जनरल का आदेश है कि मैं अकेला जाऊं, और तुम चिंता की न करो। बुल को ठिकाने लगाने के बाद कल दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। असलम को समझा बुझाकर कर्ण एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। 3 घंटे बाद वह अर्जुना के एक होटल के काउंटर पर खड़ा था। एक कमरा चाहिए। मेरा नाम रणजीत मलिक है। मिल जाएगा सर। उसके कमरे में पहुंचते ही टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन, यह हमारे स्थानीय एजेंट का फोन हो सकता है। फोन एजेंट का ही था। मिस्टर रणजीत, आपका दोस्त इस वक्त स्काईलार्क नाइट क्लब में बैठा है। थैंक्स, मैं भी उससे मिलने जा रहा हूँ। फोन बंद करने के बाद उसने अपने कमरे के दरवाजे पर एक तख्ती टांगी और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। डोंट डिस्टर्ब। फिर उसने अपना मेकअप उतारा। चलो मिस्टर कर्ण, तुम्हारा मिशन आरंभ होता है। जल्दी अपने असली रूप में आ गया। कमरे की एक खिड़की से इमरजेंसी में काम आने वाली लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। उसी सीढ़ी द्वारा वह होटल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह स्काईलार्क क्लब में प्रविष्ट हुआ। वह राबुल। फिर वह भी एक टेबल पर जा बैठा। बुल को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी मौत सिर पर पहुंच चुकी है। तभी उसने बुल को एक बहरे से उलझते देखा। मैंने तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया था, वह अभी तक आया क्यों नहीं? आपसे पहले भी ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हुए हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया है। मुझसे जुबान लड़ाता है तेरी तो। और छोड़ दो मुझे, बचाओ। लेकिन बुल ने उसे टेबल पर दे मारा। धड़ाक आई। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स बुल की ओर दौड़े। ए, आ जाओ तुम भी। एक गार्ड ने बुल को पकड़ना चाहा, लेकिन ठुम। आह! दूसरे गार्ड ने भी कोशिश की, लेकिन उसका भी वही अंजाम हुआ। आह! धड़ाक। कर्ण अपनी जगह बैठा देख रहा था। लड़ना खूब जानता है। भ्यूम! तभी स्टॉप इट, वरना गोली मार दूंगा।
क्लब के स्टाफ और ग्राहकों ने बुल को कसूरवार बताया, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। हवालात में रहोगे तो सारी दादागिरी निकल जाएगी। तुम मुझे एक रात से अधिक बंद नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर बुल को लेकर चल दिया। यह तो बुरा हुआ, अब वह हवालात में रहेगा, जबकि मुझे आज रात ही उसे खत्म करना है। तो क्या मुझे भी हवालात में बंद होना पड़ेगा? बुल को क्षेत्रीय पुलिस चौकी में ले जाया गया। छोटी सी चौकी है, 3-4 सिपाही और एक इंस्पेक्टर यहाँ तैनात है। इतने लोगों से मैं आराम से निपट सकता हूँ। कर्ण क्लब से बुल और इंस्पेक्टर का पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा था। पुलिस स्टेशन से एक सिपाही को निकलते देखकर कर्ण शराबियों की तरह झूमते हुए उससे जा टकराया। क्या बात है लंगूर, मेरा मतलब है हुजूर, शराब पीकर पुलिस से मजाक करता है? हवालात में बंद कर दूंगा साले, तेरा बाप भी मुझे बंद नहीं कर सकता बे। सिपाही को क्रोध आ गया, वह उसे घसीट कर चौकी में ले आया। कौन है यह? शराबी है साला, मुझे गाली दे रहा था। बंद कर दो हवालात में, सुबह तक इसका नशा उतर जाएगा। हाँ कर दो बंद, मैं किसी से नहीं डरता। सिपाही उसे खींचकर हवालात की ओर ले गया। छोड़ दे मुझे, चुप, चलो अंदर, मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ। सिपाही ताला लगाकर वापस मुड़ गया। अब ओए, मेरे लिए थोड़ी शराब भेज दियो, पागल है साला। सिपाही के जाने के बाद कर्ण ने 1 घंटा प्रतीक्षा की, फिर बुल की ओर देखा। ओए, सिगरेट है तेरे पास? तमीज से बात कर, वरना घुसा मारकर दांत तोड़ दूंगा और मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। सुअर के बच्चे, एक सिगरेट नहीं दे सकता तू? शायद तेरी मौत आ गई है साले। और जैसे बुल ने उसकी पसलियों में ठोकर मारनी चाहिए, यह ले, उफ ला। फिर बुल को एक झटका लगा, दौड़, उफ। बुल ने उठकर हैरत से कर्ण की ओर देखा। मुझे गिराने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कौन है तू? मैं तेरी मौत हूँ बुल। सुबह कोई सवालात से तेरी लाश बाहर निकलेगी। तू मेरा नाम भी जानता और नशे में भी नहीं लगता। मैं नशे में नहीं हुई। यह नाटक तो मैंने यहाँ पहुंचने के लिए किया था, ताकि तेरा काम तमाम कर सकूं। बुल ने अचानक छलांग लगा दी। उफ, मुझे छूना शर्म नहीं है बुल। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहकर कर्ण फुर्ती से आगे बढ़ा। भुशुम, इसे हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए। उफ। अगले क्षण कराटे का एक खतरनाक वार बुल की गर्दन पर पड़ा। थक, इसने भी बहुत से इंसानों की जान ली है। आह। दूसरी बार कर्ण ने उसी स्थान पर फिर हथेली मारी। खटाक, धौड़ आई। इस बार बुल की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और नीचे गिरने से पहले ही वह खत्म हो चुका था। अब मुझे यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। आगे बढ़कर उसने सिपाही को पुकारा। गार्ड, यहाँ वो देखो, यही कैदी मर गया है। गार्ड ने बुल को चेस्ट पड़ा देखा तो दरवाजा खोला। क्या हुआ उसे? मुझे क्या पता। उसने भीतर कदम रखा, करने तैयार था। धौड़, आह। यह चोट उसने हल्की मारी थी। गार्ड सिर्फ बेहोश हुआ था। फुर्ती के साथ उसने गार्ड का रिवॉल्वर निकाला और बाहर निकल आया। कॉरिडोर के मोड़ पर दूसरा सिपाही मिला। हाथ ऊपर कर लो वरना शूट कर दूंगा। तुम बाहर कैसे आ गए? उसके निकट जाकर कर्ण ने उसकी बात का जवाब रिवॉल्वर के वार के रूप में दिया। खटाक, आह। भारी कमरे में इंस्पेक्टर मौजूद था, लेकिन वह नींद का आनंद उठा रहा था। सो रहा है, चलो अच्छा है। आधे घंटे बाद वह सुरक्षित अपने होटल के कमरे में पहुंच गया। थैंक गॉड। और अगले सुबह वह रणजीत मलिक के रूप में वापस भारत जा रहा था। बुल की मौत की खबर सुनकर जनरल यादव खुश हो जाएंगे। जनरल यादव को वायरलेस पर उनके एजेंट ने सूचना दे दी थी। सर, कर्नल कर्ण अपना काम पूरा करके वापस रवाना हो चुके हैं। गुड। कर्नल कर्ण कभी किसी मिशन से असफल होकर नहीं लौटा। जनरल यादव के ऑफिस में पहुंचकर कर्ण ने सैल्यूट दिया। सर, मैं बुल को खत्म कर आया हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह मेहनत बेकार चली गई है कर्नल। रिलैक्स एंड सिट डाउन। कर्ण बैठ गया। क्या बात है सर? मॉरिशस में हरीश बत्रा की हत्या हो गई है कर्नल। उसकी लाश वहां के एक ऐतिहासिक किले के खंडर में पड़ी पाई गई है। ओह नो। मैं जानता हूँ हरीश तुम्हारा अच्छा दोस्त था। तुम दोनों ने कई बार एक साथ काम किया था।
उसकी मौत का मुझे भी दुख है, मगर उसकी हत्या किसने की और क्यों की? किसने किया यह तो नहीं मालूम, लेकिन क्यों की है यह मैं जानता हूँ। हरीश के पास एक ब्रीफ केस था जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कागज थे। वह कागजात हमारे रक्षा विभाग से संबंधित थे। हरीश की लाश के पास से या उसके होटल के कमरे से कागजात वाला ब्रीफकेस नहीं मिला है। हमें पता था कि कुछ विदेशी जासूस वह ब्रीफकेस प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमने बुल को खत्म कराया, लेकिन कागजात फिर भी हाथ से निकल गए और हरीश भी मारा गया। अब तुम्हें मॉरिस जाना हुआ कर्नल, और उस दुश्मन नंबर 2 का पता लगाना होगा। मैं जरूर जाऊंगा सर। वह कागजात वापस लाने के साथ साथ मैं हरीश के कातिल से भी निपटना चाहूंगा। तो फिर तुम कल सुबह ही चले जाओ। हरीश वहां होटल प्लाजा में ठहरा हुआ था। उसका सामान अभी होटल के कमरे में ही है। ओके सर, मैं भी सुबह मॉरिशस चला जाता हूँ। जनरल से कुछ और आदेश लेने के बाद करण वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। मॉरिशस के होटल प्लाजा में करण को दूसरी मंजिल पर कमरा मिला। हरीश इसी होटल की 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 532 में ठहरा हुआ था। मुझे अपनी तफ्तीश का काम उसके कमरे की तलाशी लेकर शुरू करना चाहिए। आधी रात के बाद वह होटल की 6ठी मंजिल पर पहुंचा। यही है हरीश का कमरा। जेल से एक बारीक तार निकालकर उसने दरवाजे के लॉक में घुमाया। इस तरह के ताले मैं बहुत खोल चुका हूँ। कुछ ही क्षण में ताला खुल गया। भीतर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन कर दी। यहाँ की तलाशी ली जा चुकी है। शायद यह पुलिस की कार्यवाही है, लेकिन उसने अपने ढंग से हरीश के सामान की तलाशी लेनी शुरू की। हरीश बहुत समझदार एजेंट था। अगर उसने कोई खतरा महसूस कर लिया था तो उसने अपने सामान में कोई संदेश जरूर छोड़ा होगा। लेकिन पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। कहीं कुछ नहीं है। फिर अचानक एक मिशन के दौरान करण को हरीश की कही हुई एक बात याद आई। हरीश ने एक बार कहा था, मैं कोई संदेश छुपाने के लिए कमरे का मुख्य दरवाजा सबसे सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि दरवाजे की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और टॉर्च के प्रकाश में दरवाजे का निरीक्षण किया। हरीश बहुत छोटे शब्द लिखने में एक्सपर्ट था। शायद उसने दरवाजे पर कुछ लिखा हो। कुछ क्षण बाद उसे सीक्रेट सर्विस के कोड में लिखा हुआ संदेश नजर आ गया। मेरा अनुमान ठीक निकला। कोड को कागज पर उतार लेता हूँ। वहीं बैठकर उसने संदेश को डिकोड किया। कागजात का ब्रीफकेस एयरपोर्ट पर गलती से बदल गया था। वो होटल आकर यह बात पता चली। मुझे जो ब्रीफकेस मिला उसमें चरस और हेरोइन है। अब मैं मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले स्थानीय अपराधियों से संपर्क कर रहा हूँ। शायद ब्रीफकेस जल्दी वापस प्राप्त कर लूंगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। हैंडल घूम रहा है, कोई दरवाजे पर है। पिस्तौल निकालकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन हो सकता, पुलिस का आदमी या कोई शत्रु? बाहर जो कोई भी था उसने भीतर आने का इरादा बदल दिया था, क्योंकि हैंडल फिर सीधा होकर पहले जैसी हालत में आ चुका था। बाहर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो करण ने खुद ही बाहर झांका। कोई भाग रहा है। वह निग्रो दुश्मन का आदमी हो सकता है, उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन तब तक निग्रो मोड़ पर घूमकर गायब हो गया था। अतः करण को अपना इरादा बदलना पड़ा। अगले सुबह वह अपने एक स्थानीय मित्र से जाकर मिला, जो एक अखबार के लिए क्राइम रिपोर्टर का काम करता था। हेलो सासिक अली, ओ करण द ग्रेट, तुम मॉरिशस कब आए? कुछ औपचारिक बातों के बाद करण ने उसे अपने आने का मकसद बताया और अंत में कहा, सारिक, मैं यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार करने वाले अपराधियों के बॉस से मिलना चाहता हूँ। तुम क्राइम रिपोर्टर हो, इसलिए इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का किंग एक फ्रांसीसी है। उसका नाम एडबर्ग है, लेकिन उससे मिलना आसान काम नहीं है। वह पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आता और सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता जिससे वह खुद मिलना चाहे। तुम मुझे उस तक पहुंचने का कोई तरीका बता दो, रास्ता मैं खुद बना लूंगा। मैं तुम्हें एक व्यक्ति का पता बता सकता हूँ। उसका नाम बेकर है और समझा जाता है कि वह एडबर्ग के लिए मुखबरी का काम करता है। वैसे बेकर पैसे के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है। बेकर का पता नोट करने के बाद करण उठ खड़ा हुआ। उसी दिन रात को वह होटल के से बाहर निकला
और पैदल ही बेकर के मकान की ओर चल दिया। हरीश की हत्या में एडबर्ग का हाथ हो सकता है। उसके बाद जब हरीश का ब्रीफकेस पहुंचा होगा तो कागजात का महत्व समझकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी, और जब हरीश ने उसकी तलाश शुरू की होगी तो एडबर्ग ने उसकी हत्या कर दी होगी। अचानक अपने पीछे हाथ सुनकर वह फुर्ती से घुमा। सर नीचे झुके झुके उसने दुश्मन के पेट में सिर की ठोकर मारी। उफ, आह, दौड़। तब एक दूसरा निग्रो अंधेरे से निकल आया। शुम, आह। निग्रो ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन करण ने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी थी। दौड़। फिर तीनों साथी उठकर खड़े हुए। पहले निग्रो ने खंजर फेंककर मारा, आई, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगले पर कर्ण ने छलांग लगाई। उफ, लेकिन उसका दुश्मन लड़ाई की कला में पूर्ण दक्ष था। आह, ठोक। उसके गिरते निग्रो की छाती पर चढ़कर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। गुर्र। निग्रो की पकड़ बहुत मजबूत थी। करण को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। गुर्र। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक चाकू भी है। अतः उसने जेब में हाथ डालकर चाकू निकाला और खचाक। करण ने उसे धकेलकर नीचे गिरा दिया। आह, तू भी बच नहीं सकेगा। मेरा बॉस तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वो न तुम्हारा बॉस। बोलो, तुमने किसके कहने पर मुझ पर हमला किया था? एडबर्ग। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एडबर्ग बहुत मान है, वह तुझे मसल कर रख देगा। और कुछ पूछने से पहले ही निग्रो की गर्दन ढुलक गई। दोनों लाशों को छोड़कर कर्ण उठकर चल दिया। तो यह हमला मुझ पर एडबर्ग ने कराया था, यानी उसे पता चल चुका कि मैं हरीश की जगह यहाँ आया हूँ। होटल में मैंने जिस निग्रो को देखा था वह निश्चय एडबर्ग का आदमी था। एडबर्ग ने हरीश के कमरे पर पहरा बिठा रखा था ताकि जब कोई भारतीय एजेंट आए तो उसे पता चल जाए। अब मेरा एडबर्ग से तुरंत मिलना बहुत जरूरी हो चुका है। बेकर का मकान एक गंदे से मोहल्ले में था। करण ने दरवाजे पर लटकी हुई जंजीर बजाई। छन छन। देखे यह बेकर क्या चीज निकलता है। दरवाजा खोलने वाले को देखकर करण ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। किससे मिलना है? बेकर से। मैं ही बेकर हूँ, क्या काम है? अंदर चलो फिर बताता हूँ। अंदर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अब बोलो क्या बात है? मैं एडबर्ग से मिलना चाहता हूँ। कौन एडबर्ग? मैं तो किसी एडबर्ग को नहीं जानता। अभी जान जाओगे। अगले पल दुशुम। उफ। करण ने आगे बढ़कर उसकी छाती पर पांव रख दिया। मुझे एडबर्ग से मिलना है। मेरी मदद करोगे तो 500 रुपए दूंगा, और अगर इनकार किया तो पैर से दबाकर सारी पसलियां तोड़ डालूंगा। तो पहले पांव हटाओ। करण ने पांव उठाया और उसका कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। 500 रुपए कम नहीं होते बेकर। लाओ पहले रुपए दो। रुपए लेकर उसने जेब में रखे। अपना पता छोड़ जाओ, सुबह मैं तुम्हें बता दूंगा कि एडवर्ड कहाँ मिल सकता है। कोई चालाकी नहीं करना वरना पछताओगे। और उसे पता बताकर करण वापस आ गया था। सुबह 10 बजे बेकर का फोन आ गया। अपने होटल से निकलकर इसी वक्त समुद्र तट की ओर रवाना हो जाओ। तट से 1 मील दूर पानी में ग्रेट किंग नामक एक स्टीमर खड़ा है। एडबर्ग स्टीमर पर मौजूद है। अगर यह सूचना गलत निकली तो। लेकिन बेकर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन बंद कर दिया था। तट पर पहुंचकर करण ने एक मोटर बोट किराए पर ली और ग्रेट किंग स्टीमर की तलाश में रवाना हुआ। बेकर ने एडबर्ग को जरूर बता दिया होगा कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। समुद्र में 1 मील अंदर आने के बाद भी उसे कोई स्टीमर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई स्टीमर नहीं है, बेकर ने मुझसे झूठ बोला है। तभी उसने उनमें से एक बोट को तेजी से अपनी ओर आते देखा। खतरा। उसने तुरंत अपनी बोट की गति बढ़ा दी। तब इस बोट से उस पर स्टैन गन से गोलियां चलाई गई। मैं इनके जाल में फंस गया हूँ। फिर सामने वाली दूसरी बोट से भी स्टैन गन का मुंह खोल दिया गया। ओ गॉड। उसने केवल एक क्षण सोचा, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर हाथ में ली और पानी में छलांग लगा दी। छपाक। कुछ देर पानी के भीतर रहकर वह अचानक सतह पर उभरा। धौएं। आह। गोली चलाते उसने फिर गोता लगाया था।
दूसरी बोट उस तरफ है, उसके निकट जाकर अचानक ऊपर उभरूंगा। अंदाजे से वह उस स्थान से पर उभरा जहां दूसरी बोट को होना चाहिए था। अरे वह तो भाग रहे हैं। अतः उसने अपनी बोट की ओर तैरना शुरू किया। पानी के भीतर छिपकर मैं उन सबको मार सकता था, इसलिए वह भाग गए हैं। तट की ओर वापस जाते हुए वह काफी क्रोध में था। अब मुझे उस धोखेबाज बेकर से हिसाब चुकाना है। होटल वापस जाकर उसने कपड़े बदले और कुछ विशेष तैयारियां की। मेरी यह टाइपिन एक घातक हथियार है। टाइपिन के अतिरिक्त उसकी कलाई पर बंधी घड़ी भी हथियार का काम देती थी और उसके कोट के बटन वास्तव में मिनी बम थे। कुछ देर बाद वह बेकर के मकान पर पहुंच गया। धौड़। तो तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे मरवाने के लिए तुमने जो साजिश की थी वह विफल हो गई है बेकर। अब तुम अपनी खैर मनाओ। अगले पर झुम। आह! करण ने उसके बाल पकड़कर उठाया और दीवार से टकरा दिया। धौड़। आई, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। ठॉक। उफ। फिर उसने बेकर को उठाकर चारपाई पर फेंक दिया। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। धड़ाक। इस बार मुझे एडवर्ड का सही पता चाहिए, अभी और इसी वक्त। बोलो, बताओगे? तो पहले पांव उठाओ। पता बताओ। वह अपने फार्म हाउस पर मिलेगा। उसने फार्म हाउस का पूरा पता बता दिया। चारपाई की डोरी निकालकर करण ने उसके हाथ पांव बांध दिए। मैं फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। अगर इस बार भी तुम्हारी सूचना गलत निकली तो वापस आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। फार्म हाउस शहर के निकास पर था। शहर की सीमा पर टैक्सी छोड़कर करण पैदल ही उस ओर जा रहा था। वही है फार्म हाउस। झाड़ियों में छुपता हुआ वह फार्म हाउस के निकट जा पहुंचा। यह तो वीरान लगता, कोई पहरेदार वगैरह भी नहीं है। तभी दम। ओह! दोनों हाथ ऊपर ऊपर उठा लो। क्या इनको मेरे यहाँ पहुंचने की खबर थी? एक पेड़ से दूसरा निगरो कूदा और दोनों ने करण को घेर लिया। चलो आगे बढ़ो, इनका कहना मानना ही होगा। उसे फार्म हाउस के भीतर लाया गया, जहां एक कमरे में एडबर्ग मौजूद था। आइए कर्नल करण दी ग्रेट, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाय द वे, आई एम एडबर्ग। तुम कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? सीधी सी बात है, मेरा एक आदमी बेकर की निगरानी कर रहा था। बेकर से यहाँ का पता पूछने के बाद तुम उसे बांध कर डाल आए। मेरे आदमी ने उसे आजाद कर दिया और उससे मालूम कर लिया कि तुम कहाँ गए हो। तुम 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हो एडवर्ड, जबकि मैं तुमसे शराफत के साथ मिलना चाहता था। शराफत मेरे पैसे में शामिल नहीं है कर्नल। बहरहाल पहले तुम्हारी तलाशी ले ली जाए, उसके बाद बात होगी। एडवर्ड के इशारे पर एक निगरों ने करण की तलाशी ली और उसकी पिस्तौल निकालकर एडवर्ड की ओर उछाल दी। सिर्फ एक पिस्तौल है इसके पास। दोबारा तलाशी लो कर्नल, बहुत ऊंची चीज है। इस बार निगरो का हाथ करण की बगल में छुपे खंजर पर पड़ गया था। ओ खंजर! मैंने कहा था ना कि करण खतरनाक चीज है। खैर, अब तुम मुझे यह बताओ मिस्टर करण कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मुझे एक ब्रीफकेस की तलाश है एडवर्ड, और मुझे शक है कि मेरे एक साथी की हत्या में तुम्हारा ही हाथ है और वह ब्रीफकेस भी तुम्हारे पास है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है कर्नल। यह है वह ब्रीफकेस और इसका महत्व भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसका अर्थ है हरीश ब्रीफकेस तलाश करते हुए तुम तक पहुंच गया था और तुमने। हाँ, मैंने उसकी हत्या कर दी क्योंकि यह ब्रीफकेस में उसे लौटाना नहीं चाहता था। इस ब्रीफकेस में रखे कागजात को कोई भी देश लाखों डॉलर में खरीद सकता है, लेकिन यह कागजात मेरे देश की अमानत है। मुझे तुम्हारे देश से कोई दिलचस्पी नहीं है। यह ब्रीफकेस आज एक चीनी एजेंट को 20 लाख डॉलर में बेच रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा एडवर्ड। हा, तुम क्या कर लोगे? देखो एडवर्ड, तुम्हें सिर्फ रुपया चाहिए। मैं तुमसे यह ब्रीफकेस खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास 20 लाख डॉलर हैं। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत 20 लाख डॉलर से भी अधिक है। क्या चीज है वह? एक माइक्रोफिल्म। तुम मेरी जेब से निकाल कर देख सकते हो। एडवर्ड झांसे में आ गया और उसने करण की जेब में हाथ डाला। हिलना मत एडवर्ड,
वरना 1 सेकंड में से कम समय में तुम्हारी मौत हो जाएगी। कर्ण ने फुर्ती से अपनी टाई पेन निकाली और उसी गर्दन से लगा दी। क्योंकि क्या बकवास है? बकवास नहीं है, इस टाई पेन में एक सुई छुपी हुई है जिसकी नोक पर साइनाइड जहर लगा हुआ है। मेरे जरा से इशारे पर सुई बाहर निकलेगी और तुम्हारी गर्दन में घुस जाएगी। तभी एक निग्रो ने अपनी राइफल सीधी की। उसे रोको एडवर्ड, वरना मैं सुई चुबो दूंगा। ठहरो, अपने हथियार फेंक दो। दोनों ने हथियार फेंक दिए। यहाँ और कितने आदमी हैं? बस हम 3 ही हैं। तभी आई। एक क्षण के लिए करण का ध्यान एडवर्ड पर से हट गया और निग्रो की चाल काम कर गई थी। वह तुरंत ही राइफल की ओर झपटा, लेकिन उसके राइफल उठाने से पहले करण ने अपने कोट का बटन तोड़ा और दोनों बदमाशों पर उछाल दिया। बड़ाम! तभी एडवर्ड ने करण पर छलांग लगाई, लेकिन तुम्हें मैं खाली हाथों से कत्ल करूंगा एडवर्ड। मुझे तुमसे अपने दोस्त हरीश की मौत का हिसाब चुकाना है। एडवर्ड ने दौड़कर अपनी मेज की ओर जाना चाहा, जहां करण की पिस्तौल रखी थी। नहीं एडवर्ड, मर्दों की तरह खाली हाथ मुकाबला करो। उफ! और फिर करण ने उसे सिर से ऊपर उठा लिया। नहीं, क्यों नहीं? तुमने भी तो बहुतों की जानें ली होगी, कहकर उसने एडवर्ड को दीवार पर दे पटका। आई दौड़! एडवर्ड की खोपड़ी नारियल की तरह फूट गई थी। बेजा बाहर निकल आया था। एडवर्ड की लाश को उसने घृणा से एक ठोकर लगाई। तू मेरे देश के मानव बेचना चाहता था कमीने, लेकिन जब तक कर्ण जीवित है कोई भी शत्रु मेरे भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे मारकर मैंने हरीश की मौत का बदला भी चुका लिया है। फिर उसने एडवर्ड की मेज से ब्रीफकेस उठा लिया और बाहर निकल आया। जनरल यादव ब्रीफकेस वापस पाकर खुश हो जाएंगे। उसी रात कर्ण सुरक्षित भारत पहुंच गया। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।